नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी परीक्षा पर। हमने शुरू कर दिया है भारत के भौगोलिक क्षेत्र को स्टडी कर रहे हैं कि भारत का विस्तार पूरी पृथ्वी पर कहाँ से कहाँ तक है। ये कल मैंने आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए थे। आज इसी सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी जो है जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे हमने कल देखा था, ये लोकेशन आपको समझ में आ गई है, इसी में हम आगे कि यहाँ पर हमने देखा एक पृथ्वी देखी थी, है ना? ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी है और इसी पृथ्वी पर कुछ रेखाएं हैं, है ना? इसमें क्या है, कुछ रेखाएं खींची गई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी 0 डिग्री है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कुछ और भी रेखाएं आपको याद होगा खींची गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे 23.5 डिग्री आपका और 66.5 डिग्री। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर कुछ समानांतर रेखाएं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं हैं कहते हैं, ये समानांतर रूप से खींची गई हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जो ये रेखाएं हैं इनको कुछ नाम दिया है। जैसे ये 0 डिग्री है जो कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, क्या है, 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ से 0 डिग्री से उत्तर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में ना, नॉर्थ में जो रेखा है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरीके से आप और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ में, 66 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा मिलती है इसे हम आर्कटिक रेखा बोलते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये है आपका नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है। इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ में, क्योंकि ये 0 डिग्री के दक्षिणी भाग में, तो 23.5 डिग्री में आपकी जो साउथ में रेखा है इसे हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे इंग्लिश में कहें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और नीचे जो है ये मकर रेखा है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, कैप्रिकॉर्न कहते हैं, कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री पर जो दक्षिण में रेखा है साउथ में, इसको हम क्या कहते हैं, आपकी अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ काल्पनिक रेखाएं जो हैं इसमें बनाई गई है। अब ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं इसका डिवीजन कैसे किया गया है, तो आपको मालूम है यहाँ पे है सूर्य। ठीक है, ये आपका चमकता हुआ सूर्य है और सूर्य क्या करता है, प्रकाश जो है देता है। आप देखेंगे कि पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सन से प्राप्त होती है, लेकिन आपको ये भी पता है कि पृथ्वी जो है ये सूर्य का क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और एक चक्कर कंप्लीट करने में इसे कितना समय लगता है, 365 दिन का समय लगता है। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी यहाँ पर आप देखेंगे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और साथ ही के साथ ये अपने ध्रुव पे यानी कि अपने ही अक्ष पे भी घूम रही है, और घूमते घूमते ये सूरज का भी चक्कर जो है लगाती है। अब आप देखेंगे कि सूरज जो है, पृथ्वी टिल्टेड है, इसीलिए ये अधिकतम लंबवत किरणें आपकी कर्क और मकर रेखा के बीच में, ठीक है, यहाँ पर लंबवत किरणें जो है, लंबवत किरण जो है ये कहाँ तक जाती है, लंबवत किरणें सूर्य की पृथ्वी की घूमने की दिशा में 23.5 डिग्री उत्तर तक और 23.5 डिग्री दक्षिणी भाग तक ही देखने को मिलती है, जहाँ पर सीधे सीधे क्या होती है, सूरज की रेखा पृथ्वी में पड़ती है। इसके बाद आप देखोगे अधिकतम जो है सूर्य की किरण 66.5 डिग्री तक ये तिरछी पड़ती है। ये क्या पड़ेंगी, तिरछी रेखा यहाँ पर पड़ती है। इसके ऊपर आप देखोगे कि सूर्य की किरण का प्रकाश नहीं पहुँचता है। इसी तरीके से यहाँ पर दक्षिणी भाग में भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे तिरछी
रेखा जो है पहुंचती है यहाँ पे। सूर्य की जो रोशनी है वो कंपैरेटिवली, ध्रुवों की कंपैरेटिवली, इस रीजन की कंपैरेटिवली क्या होती है, ये कम रहती है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसी तरीके से आप देखोगे कि ये वाला जो रीजन है 33.5 से 66.5 वाला, इसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय। और ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है। इसी तरीके से ये दक्षिण में भी है, ये रीजन उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत, क्योंकि ये घूम रही है ना, तो किसी न किसी दिन आकर ये सूर्य की किरण जो है भूमध्य रेखा पर पैरेलल जो है गिरने वाली है। तो भूमध्य रेखा पर जो लंबवत किरणें गिरती है, ये कब गिरती है, यहाँ पर लिख लीजिए, ये कब गिरेंगी, ये 23 सितंबर और 21 मार्च, 21 मार्च, ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर कैसी, लंबवत पड़ती है, ठीक है, लंबवत पड़ेंगी। अब ये यहाँ पे सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ेंगी, इसका मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। बराबर दिन और रात का समय जो है ये बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लंबवत किरणें पड़ती हैं। इसी तरीके से आप उत्तर में देखोगे तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो लंबवत गिरती है, ये कब तक गिरेंगी, ये कब गिरती है, तो 21 जून को। आपने देखा होगा कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब सूर्य की क्या है, ये घूम रही है, तिरछी हो गई है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो भूमध्य रेखा है वो इस तरीके से हो गई ना, तो यहाँ तक आप देखेंगे ये है मकर रेखा और ये है आपकी कर्क रेखा। तो इस रीजन तक जो है ये पहुंचती, फिर ये घूमेगी तो यहाँ पर ये क्षेत्र फिर बदल जाएगा, यहाँ पे कर्क रेखा पे आएगी। तो कर्क रेखा पर लंबवत किरणें कब गिरती हैं, आपकी 21 जून पे, और मकर रेखा पर लंबवत किरणें आपकी 22 दिसंबर को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो वो 21 जून होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो आपका 21 दिसंबर होता है। आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते हैं कि कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, जैसे अभी क्या हो रहा है कि आपकी सर्दियां आने वाली हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सूर्य धीमे धीमे दक्षिणायन हो रहा है, ठीक है, दक्षिणायन हो रहा है। और ये 22 दिसंबर को क्या होगा, ये मकर रेखा पर अपनी लंबवत किरणें गिराएगा। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ने वाली है। क्लियर है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। तो यहाँ पर ये आपने समझ लिया। अब एक चीज़ और भी आप यहाँ पर समझ ली, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये 0 डिग्री है। इसी तरीके से आपकी नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली देशांतर रेखाएं हैं, है ना, इसको मिलाने वाली क्या है, आपकी देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखा है, ठीक है। और ये रेखा कौन सी है, 0 डिग्री है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यही बताया था कल। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर 0 डिग्री ये हो गया अक्षांश रेखा और ये हो गई आपकी देशांतर रेखा। और हमने पृथ्वी की लोकेशन बताई कि पृथ्वी जो है ये यहाँ पर स्थित है। पृथ्वी कहाँ पर है, आपके 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है उसकी बिल्कुल बीच से होकर पृथ्वी से होकर गुजरती है। और आप देखेंगे ये 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ से एक देशांतर रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस तरीके से यहाँ से जो रेखा गुजर रही है यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा भारत से होकर गुजरती है, ठीक है, भारत से होकर गुजरेगी। और यहाँ से जो आपको देशांतर रेखा दिखाई दे रही है, ये देशांतर रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री एंड हाफ। ये किस साइड में है, ये 0 डिग्री के पूर्वी भाग में है यानी कि ईस्ट में है, और ये कहाँ पे है, नॉर्थ में। यानी कि ये दोनों रेखाओं से पूछा जाता है सवाल। अब इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज आप यहाँ पे ये समझ लो कि हमने देखा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल
भारत का क्षेत्रफल कितना था भाई? क्षेत्रफल पूरी दुनिया में भारत की जो स्थिति है, मैंने आपको बताया कि दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर में 37 डिग्री तक है। यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक का विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें कुल विस्तार कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या है? वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा भाग है, ये पूरी पृथ्वी का कितना, ये भूखंड का कितना भाग है? तो ये 2.4% है। ठीक है, 2.4% है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि विश्व में ये 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, किसके आधार पर? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पे कि भारत जो है पूरी दुनिया का 2/4 भाग है और ये कितना है? 7वां भाग है। सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश के पास है? रशिया के पास। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया है। दूसरा देश है बच्चे आपका कनाडा। ठीक है, कौन सा देश है? कनाडा है। तीसरा देश है आपका चाइना। तीसरा देश कौन सा है? चाइना। चौथा देश है यूएसए। चौथा देश कौन सा है? यूएसए है। पांचवा देश है आपका ब्राजील। ठीक है, पांचवा देश कौन सा है? ब्राजील। और छठवां देश है ऑस्ट्रेलिया। छठवां देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वां हो गया आपका इंडिया। ठीक है, 7वां देश कौन सा है? पूरी पृथ्वी पर ये 7 बड़े देश हैं और 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडिया। रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। ठीक है, बीजिंग। यूएसए की क्या है? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसी तरीके से ब्राजील की बात करें तो ब्राजीलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा। और इंडिया की तो आप सभी जानते हैं, देश की राजधानी क्या है हमारी? न्यू दिल्ली है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? क्षेत्रफल की। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा आता है? अभी तक जनसंख्या में सबसे बड़ा देश था चाइना, लेकिन भारत ने उसको पीछे छोड़ दिया है और पहले पायदान पर यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? आपका भारत बन गया है। ठीक है, भारत बन गया है। दूसरा देश जो है ये चीन आ गया है। तीसरा देश आपको यूएसए मिलेगा। चौथा देश यहाँ पर इंडोनेशिया है। और पांचवा देश है यहाँ पे ब्राजील। ठीक है, पांचवा देश है यहाँ पे ब्राजील। आप देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ब्राजील 5वें स्थान पे आता है और जनसंख्या के मामले में भी ब्राजील जो है ये 5वें स्थान पर आता है। यहाँ पर हमने देखा जिस तरीके से भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल पूरी पृथ्वी पर 2.4% है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर पॉपुलेशन पूछी जाए किस आधार पर, 2011 की जो जनगणना आई थी उस आधार पर, तो याद रखिएगा कि भारत की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के कंपेयर में कितनी प्रतिशत, यानी कि 17.5% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के बराबर। ठीक है, पूरी दुनिया का 17.5% जो जनसंख्या है ये कहाँ रहती है? भारत में रहती है। क्लियर है? चलिए, अब मैंने यहाँ पर आपको बताया, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कर्क रेखा पे कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य स्थित है भी जानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक है, टाइम जोन। आपको बता दूं कि देशांतर पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर
अक्षांश में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पृथ्वी क्या होगी, धीमे धीमे ये किस साइड घूम रही है, पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। तो इधर सूरज है, तो सूरज ऐसा थोड़ी है कि पृथ्वी पश्चिम की तरफ जा रही है तो वो भी पश्चिम, तो वो क्या होगा, पूर्व की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए पृथ्वी पर आप देखेंगे, अगर हम भारत को ही एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो जो सूरज है ये कहाँ उगता है, पूर्व में, क्योंकि पश्चिम की तरफ पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी जो है पश्चिम की तरफ घूमेगी और यहाँ पर क्या होगा, सूर्योदय होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो ये देशांतर रेखाएं हैं ये समय या तिथि को निर्धारित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और कल की क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर पूरी दुनिया पर किसी लोकेशन को आपको जानना है तो ज़रूरी है कि उस लोकेशन, उस स्थिति के लिए आपको अक्षांश और देशांतर, जैसे यहाँ पे बता दिया कि 82.5 डिग्री पर स्थित है भारत, 82.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व में और 82.5 डिग्री पूर्व में और 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो हमें लोकेशन मिल जाएगी। इस तरीके से कोई भी देश होगा ऐसे हम उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें दिन का पता लगाना है, डेट टाइम हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए ये होता है। चलिए अब हम यहाँ पर इसको समझेंगे। देखो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये है पृथ्वी और ये है 0 डिग्री, यहाँ पे है 23.5 डिग्री, राइट, 23.5 डिग्री, और यहाँ पे है भारत। भारत जो है ये 0 डिग्री से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, ये भूमध्य रेखा से जो इसकी सबसे दक्षिणतम यानी कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी है, ये तो है 8040 किलोमीटर। ठीक है, 8040 किलोमीटर। ध्रुव जो भूमध्य रेखा ये किससे कितना दूर है, ये 0 डिग्री कितनी दूर है, 8 डिग्री 4 मिनट से, तो ये 8040 किलोमीटर तक दूर है। इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 करके यहाँ पर आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री जो है यहाँ बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है और उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ इस तरीके से होकर गुजरती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। इसको रफ कर दे रही हूं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, तो बच्चे ये 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। ये क्यों गुजर रही है, ये चीज समझ में आ गई आपको। यहाँ पर अधिकतम लंबवत किरणें जो हैं इसी अक्षांश तक गिरेंगी, इसके बाद तिरछी रेखाएं गिरती हैं। इसीलिए उत्तर भारत का तापमान दक्षिण भारत के कंपैरिजन में कैसा होता है, कंपैरेटिवली ठंडा रहता है, दक्षिण भारत ज़्यादा गर्म रहता है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक एक करके चलेंगे। आप देखोगे यहाँ पे गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं और साथ ही के साथ बीच में है बांग्लादेश। ठीक है, बीच में है बांग्लादेश। तो गुजरात हो गया। दूसरा राज्य आप देखेंगे यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है ये राजस्थान से भी होकर गुजरता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर राजस्थान से भी होकर जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान आपको बता दूं, राजस्थान से कर्क रेखा सबसे कम दूरी तय करती है, सबसे कम दूरी तय करती है। इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दूरी तय करता है। सर्वाधिक दूरी कहाँ पर मिलेगी आपको, मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हो कि लंबाई में जो मध्य प्रदेश है ये सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है कवर करता है, इसलिए सबसे लंबी दूरी है। इसके बाद चौथा आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर आपका झारखंड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो छठवां पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे 7वां हो जाएगा त्रिपुरा, और 8वां राज्य हो जाएगा आपका मिजोरम।
कल मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहा था कि अगर आप कल की ज्योग्राफी पढ़ना चाहते तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मैप लेके बैठिए, ठीक है। अगर आप मैप साथ के साथ यहाँ पे लेकर बैठे होंगे तो आप उसमें ड्रॉ करते हुए चलिएगा जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ाते हुए चल रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको याद करने के लिए वैसे तो मैं ट्रिक भी बता सकती हूँ, लेकिन बेहतर है कि आप मैप के माध्यम से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे मैपिंग में यहाँ पर लाइनिंग करेंगे तो आपको और भी 4 चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं घूमने निकले हैं, आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ पूरे भारत को घूमना है और बिल्कुल सीधी रेखा में। तो आपने कहा है कि मैं इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरूंगा। तो पहले गुजरात में थे, दूसरा कदम आपने राजस्थान में रखा, तीसरा कदम आपने मध्य प्रदेश में, चौथा कदम आपने छत्तीसगढ़ में, 5वां कदम आपका झारखंड में, 6वां कदम पश्चिम बंगाल में, 7वां कदम आपका त्रिपुरा में और 8वां कदम आपका मिजोरम में। और इसी तरीके से आपने पूरे के पूरे भारत को जो है कंप्लीट कवर कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे राज्य जो है याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित है या कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा सवाल यहाँ पे क्या बनता है, दूसरा सवाल ये बनता है बच्चे कि यहाँ पर ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है, ठीक है। गुजरात की गांधीनगर है और यहाँ पे गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर, जयपुर हो गई, जयपुर हो गई राजस्थान की, जयपुर हो गई राजस्थान की। मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल, ठीक है। छत्तीसगढ़ की क्या हो गई, रायपुर, रायपुर। झारखंड की क्या है, रांची, रांची, ठीक है। पश्चिम बंगाल की क्या है, कोलकाता, कोलकाता। यहां पे त्रिपुरा की क्या है, अगरतला, अगरतला। और मिजोरम की है आइजोल। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर जो राज्य हैं उनमें से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक में स्थित है और सबसे दूर है। तो यहाँ पर राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, ये कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। कौन सी, राजस्थान की कैपिटल। और सबसे नजदीक कैपिटल जो है ये है झारखंड की राजधानी रांची। रांची जो है ये सबसे निकट है, सबसे निकटतम है, ठीक है। निकटतम क्या है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सी है, आपकी रांची है। हालांकि भोपाल हो गया, इसके अलावा रायपुर हो गया, ये सभी आपकी कहाँ मिलेंगे, ये आपकी कर्क रेखा के पास में, लेकिन सबसे पास में रांची है। और दूसरी सबसे दूर कौन सी है, आपकी राजस्थान की जयपुर है। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये, यहाँ पे इसलिए बताऊंगी कि हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में कि मॉनसून आता है ना, मॉनसून आता है। आप देखेंगे कि ये कर्क रेखा का भाग है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे दर्शाया है। ये वाला भाग मैंने आपको बोला कि ये क्या है, उष्णकटिबंधीय भाग है, यानी कि भारत का जो दक्षिणतम भाग है, ठीक है, ये क्या है, ये दक्षिणतम भाग है और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ठीक है। ये कैसा है, गर्म है। और ये ऊपर का भाग है, ये कैसा होना चाहिए, कंपैरेटिवली उपोष्ण और ठंडा होना चाहिए। कंपैरेटिवली कैसा होना चाहिए, ठंडा। लेकिन आप देखोगे कि भारत का क्लाइमेट जो है ये बोला जाता है कि किस प्रकार का है, तो ये उष्णकटिबंधीय है। उसका कारण क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये भारत है इसके उत्तरी भाग में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हिमालयन पर्वत रेंज, हिमालयन पर्वत श्रृंखला मिलेगी। इसके उत्तर में क्या है, हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये जो टेम्परेचर है इस दक्षिण भारत का, ये वाले रीजन का, ये कैसा है, उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, क्लियर हो रही है ना, चीजें समझ में आ रहा है यहाँ पे, ऐसे तो नहीं कि ऊपर से जा रहा हो, बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चल रहा है। और इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं और डिटेल में जो है सभी चीज़ों को कवर कर रही हूँ कि अगर आप इसे कंप्लीट क्लास को कर लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
बता दो कमेंट करके। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये उष्णकटिबंधीय है और ये उपोष्णकटिबंधीय है। आपको बता दो कि यहाँ पर इसके उत्तर में साइबेरिया से ठंडी हवाएं, साइबेरियन क्षेत्र जो है ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, यहाँ से कुछ ठंडी पवनें जो है ये भारत की तरफ आती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बीच में हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो ये टकराकर यहीं तक रहती है, ये भारत के नॉर्दर्न रीजन तक नहीं आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसका प्रभाव भारत के उत्तरी भाग तक, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ तक देखने को मिलता है। इसीलिए इस रीजन में जो है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस भाग में ये कंपैरेटिवली उत्तर भारत जो है वो ठंडा होता अगर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का क्लाइमेट कैसा है, उष्णकटिबंधीय है, उपोष्णकटिबंधीय है, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में है नॉर्दर्न रीजन, तो उपोष्णकटिबंधीय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर भारत का क्लाइमेट भी कैसा है, उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हिमालयन पर्वत श्रृंखला है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि यहाँ तक जो है आपकी कर्क रेखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बताना है कि ऐसे क्यों जा रहा है। हाँ, ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बतानी है, इसमें बताती हूँ इसमें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, ये आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है। इसको रफ कर दूँ, मैं रफ कर दूँ? नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गई हो। ओके, ले लिया? चले, ओके, तो यहाँ पर अब एक चीज़ और है, एक टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। अगर नहीं ले पाए हैं तो बाद में इसको क्लास को रिकॉर्डेड देख के उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ पर हम टाइम की, कि भारत जो है अपना टाइम कैसे डिसाइड करता है, कैसे पता चलता है कि 2 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, जबकि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पे घूम रही है। कहीं पे सूरज पहले निकल रहा है, कहीं पे सूरज बाद में निकल रहा है। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई ये 7 बजे का ही टाइम है? दरअसल है क्या, आप देखेंगे कि ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी तो बहुत ही खराब बन गई है। ठीक है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये 0 डिग्री क्या है, आपकी अक्षांश रेखा है। अक्षांश को छोड़ दीजिए, यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी। ये यहाँ पर 0 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये क्या करती है, दोनों ध्रुवों को, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मिलाने का काम करती है। राइट, अब ये पृथ्वी कैसी है, गोल है, वृत्ताकार है, तो इसका मतलब अगर हम वृत्त के एंगल को निकालेंगे, अगर हम इस सर्किल के एंगल को निकालेंगे तो ये कितने कोण का बनेगा, ये 360 डिग्री का एंगल है। ठीक है, पूरा वृत्त जो है ये कंप्लीट कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे ये 0 डिग्री है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर इसी तरीके से आपकी 360 पूरी पृथ्वी पर 360 रेखाओं को हर एक डिग्री पर खींचा गया है। काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंसान गया और उसने उत्तरी ध्रुव से शुरू किया और दक्षिणी ध्रुव तक लाइन खींच दी, नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और ऐसा माना गया कि हर एक एंगल पर, ठीक है, हर एक एंगल पर हमने 1 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको खींच दिया। तो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पे लंदन है, और यहीं पर है ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो ग्रीनविच रेखा है ये एक से लेकर दूसरे देशांतर तक, यहाँ पर 2 देशांतर, एक से लेकर दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर एक देशांतर को कंप्लीट करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर हम कितनी देर में पहुंचेंगे, 4 मिनट में। इसका मतलब ये है कि हमें अगर 1 घंटे में बात करें कि हम 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, कितने देशांतर रेखाएं, तो 15। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 15 देशांतर रेखाएं अगर हम 4 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, 15 देशांतर रेखाएं, ये इंटू कर देंगे अगर 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60,
यानी कि हम 1 मिनट 60 मिनट जो है 60 मिनट में कितनी, अब हम 15 देशांतर रेखाएं जो हैं उनको कवर कर लेंगे, 15 देशांतर रेखाएं। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि ये क्या है, 1 घंटा हो गया। इसी तरीके से बाकी होता है, इसी के आधार पे 360 को हम निकालेंगे तो ये 24 घंटे निकल के आएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे इसी में एक देशांतर रेखा है यहाँ पर, ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट में, और यहीं पे है हमारा भारत, ये जो है भारत। अब यहाँ पे मैंने बताया कि इस साइड आपका 98 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये दोनों ही कहाँ पे हैं, ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में है। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, इससे लेकर यहाँ तक 68 से लेकर 97 के बीच में कितनी देशांतर रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो 30, ठीक है, कितनी, 30 देशांतर रेखाएं हैं। यानी कि अगर 30 देशांतर रेखाएं, इसका मतलब कितना समय लगेगा, 30 देशांतर रेखाओं को अगर हम 4 से इंटू कर दें तो ये 120 मिनट लगेंगे। यानी कि अगर हमें इस स्थान से इस स्थान तक जाना है तो हमें कितने टाइम लगेगा, ये हमें लगेगा 120 मिनट। इसका मतलब अगर सूर्य का, हम कहते हैं ना सूर्योदय हो गया, सबसे पहले भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे, सुबह के 4 बजे सूर्य निकल आया है, ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह 4 बजे। तो आप देखेंगे कि ये जब तक गुजरात में पहुंचेगा, इस वाले रीजन तक, ठीक है, यहाँ तक जब तक पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे 2 घंटे बाद यानी कि 6 बजे जो है सुबह होगी। क्यों होगी, क्योंकि पृथ्वी धीमे धीमे घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी धीमे धीमे, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके जो है सूर्य की किरणें क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। क्लियर हो रही है यहाँ पे चीजें, आप खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि सूर्य का सामने से प्रकाश आ रहा है, आप धीमे धीमे मुड़ रहे हैं, आपकी जो रोशनी है पीछे होती जा रही है, और ऐसे ही होता है कि यहाँ से धीमे धीमे सूर्य का प्रकाश जो है प्रकीर्णन हो रहा है, और ये धीमे धीमे इधर की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे 4 बजे सुबह, यहाँ पे 2 घंटे बाद 6 बजे सुबह। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है तो हम यही मान लें। तो हमने डिसाइड किया कि भारत की बिल्कुल बीचों बीच से, यानी कि यहाँ से होकर, ठीक है, यहाँ से होकर एक रेखा जो है गुजारेंगे, ठीक है, जिसे हम 82.5 डिग्री कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का जो नैनी क्षेत्र है, ठीक है, नैनी क्षेत्र है, वहां से होकर गुजरती है आपकी 82.5 डिग्री, और इसी को भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे, कि ना तो आपकी सुनेंगे ना आपकी सुनेंगे, हम बीच वाले की सुनेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा खींच दी गई है, जो कि क्या है, इधर भी 1 घंटे का गैप दिखाएगा, यहाँ पे भी 1 घंटे का गैप दिखाएगा। यहाँ पे जब सूरज आ जाएगा, बिल्कुल मिड में आ जाएगा, तो हम मान लेंगे कि भैया सुबह होगी। और इसी आधार पर, जैसे मान लीजिए कि सुबह यूपी के इस रीजन में अगर 7 बजे सूरज निकला है, या मान लीजिए 6 बजे सूरज निकला है, और ऑफिस टाइमिंग 9 बजे है, तो इसी को मानक मान के ही यहाँ पे भी ऑफिस 9 बजे खुलेगा, यहाँ पे भी ऑफिस 9 बजे खुलेगा, क्योंकि मॉर्निंग इसी आधार पे मानी जाती है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे अगर 2 घंटे पहले सुबह हो रही है, तो 2 घंटे पहले शाम भी तो हो जा रही है ना। तो इसका लाभ कौन उठा रहा है, कि ये लोग देर तक काम कर रहे हैं, ये लोग काम करके खत्म भी कर चुके हैं, ऑफिस यहाँ से देरी में शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ों को निजात करने के लिए इस स्टैंडर्ड टाइम को डेवलप किया है। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो स्टैंडर्ड टाइम है, आप समझ गए ना, 15 डिग्री देशांतर इधर, 15 डिग्री देशांतर इधर, और 1-1 घंटे का दोनों साइड का गैप है। इस जगह से यहाँ पे खड़े होके इधर जाने में भी 1 घंटा, इधर जाने में भी 1 घंटा। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, वैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है, समय रेखा, वो होकर गुजरती है। यहां तक क्लियर है सभी को? ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर जापान हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे, कल मैंने आपको बढ़ाया था कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है ये कितने राज्यों से, 9 राज्यों से, 9 राज्यों के साथ तटीय सीमा लगती है। समुद्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आपके 9 राज्यों से। कौन कौन सा है? एक तो है गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरा है आपका गोवा, ठीक है, गोवा है, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा कर्नाटक, फिर आएगा आपका ये जो कर्नाटक है ये अलग ही इस तरीके से कवर करता है, कर्नाटक, इधर केरला, यहाँ पे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये गोवा हो गया, ये कर्नाटक है, ये केरला है, केरला हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। अब ये सवाल जो है ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि इन 9 राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा जो है ये कौन सा राज्य बनाता है? तो यहाँ पर लिख लीजिए कि सबसे लंबी तटीय सीमा कौन से राज्य बनाते हैं? तो 2 राज्यों का नाम ज्यादातर पूछा जाता है। पहला राज्य है आपका गुजरात, ठीक है, और दूसरा राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है? सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य की है? तो ये है गोवा। ठीक है, कौन सा है? गोवा। अब आप देखोगे कि भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं उन राज्यों के तटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपने काफी बार एग्जाम में सुना होगा कि कोकण तट पर ये अभ्यास किया जा रहा है, तो वो जो कोकण तट है वो कहाँ पर है? या उत्तरी सरकार में ये घटनाएं हुई हैं, उत्तरी सहाज पर वो बेड़ा उतारा गया। तो ये जो नाम लिए जाते हैं, अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी पृथ्वी में बताया ना कि पृथ्वी पे ये क्या है, ये पूरी की पूरी 360 डिग्री है। पृथ्वी जो है ये क्या है? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां से मान लीजिए कि यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अभी हमने फैला दिया है, इसको पेपर पे समझाती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखो इसको ना पेपर पे समझाते हैं। पेपर पे मतलब पृथ्वी को हम गोल ना मान के पेपर में मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 ये क्या है? आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? आपकी देशांतर रेखा है और ये आपकी अक्षांशीय रेखाएं हैं। ठीक है, ये अक्षांशीय रेखाएं। अब आप देखोगे कि मान लो कि जो 0 डिग्री हम यहाँ पे मान रहे थे, इसको अगर हम बीच में मान लें, ये 0 डिग्री है और ये पूरा का पूरा पेपर है, एक पेज है, उसको अगर आप मोड़ देंगे, पूरा पीछे से जोड़ देंगे तो वो सर्किल में जाकर जुड़ेगा, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बीच में जाकर? तो इनके बीच 360 डिग्री का मिलेगा। तो अगर 0 डिग्री यहाँ पे है तो अगर हम इसे मोड़ देंगे तो इसके पीछे जाकर जो है इसके अपोजिट साइड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, फ्रंट में आपने 0 डिग्री माना है तो इसके पीछे क्या है? पीछे इसके 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस जगह से जब 180 डिग्री, जो कि आपसे कई बार पूछा जाता है कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये बेरिंग, अब मैप होगा तो आप लोग समझ जाएंगे, बेरिंग जल संधि जो कि अलास्का को अलास्का को रशिया से अलग करती है, वहां से होकर गुजरती है पैसिफिक ओशियन से। वहां पे आप देखोगे कि इस पैसिफिक ओशियन से जहां से 180 डिग्री गुजरती है, उसके बाद जब इस 180 डिग्री से सूरज आगे की तरफ क्रॉस करता है, ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ेगा, तब हम मान लेते हैं कि वहां से जब सूरज जिस देश में सबसे पहले रोशनी पहुंचाता है उसी को हम उगते हुए सूरज का देश मान लें, क्योंकि इसी दिन से 180 डिग्री के बाद से ही दिन माना जाता है, यानी कि डेट चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए आज हमारा ये दिन खत्म होने वाला है, 8 बज गए हैं, कल हमारी सुबह हो गई यानी 12 बजे तक। तो इसका मतलब क्या है कि सूरज की किरणें 180 डिग्री तक कब पहुंच जाएंगी? यहाँ पे
ये क्रॉस कर जाएंगे 12 बजे। तो यहाँ से जब शुरू होगा आगे की तरफ सूर्य आना, क्योंकि सुबह होते होते 180 डिग्री से भारत के 82 डिग्री तक पहुंचेगा, तो उसमें समय लगेगा ना, समय लगेगा, तो उसमें लगभग 6 घंटे का समय लगेगा। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि सबसे पहले जो जापान है वहां पर, हाँ, बेरिंग जल संधि, वहां पे सूरज की किरणें पहुंचती हैं। ये चीज समझ में आई है? ये बताओ, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है समझने के लिए, लेकिन अगर इसे आप पृथ्वी को एक गोला मान के, एक बॉल मान के समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, यहाँ पे गुजरात की बात करें, मैंने आपको बताया कि भारत के 9 राज्य हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी बनती है, सबसे छोटी किसकी बनती है? अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जितने भी ये तट आप देख रहे हो, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कच्छ का, गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ की खाड़ी। इसे हम क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। इसके बाद ये वाला जो गुजरात का भाग है, क्योंकि सबसे लंबी सीमा है, कोस्टल रीजन है, तो यहाँ पे इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया है। इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ कहते हैं। तो कच्छ की खाड़ी जो ऊपर वाला भाग है गुजरात का तटीय क्षेत्र, उसे कहते हैं, और दक्षिण में जो है उसे काठियावाड़ कहते हैं। इसके बाद फिर आप आओगे महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो ये क्षेत्र है, इसे कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। इसके बाद गोवा से लेकर कर्नाटक तक का जो ये क्षेत्र है, इसे बोला जाता है केनारा तट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? केनारा तट कहते हैं। केरला वाला जो तट है, केरल के साथ जो तटीय सीमा है, इसे किस नाम से जाना जाता है? मालाबार, मालाबार तट, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो मालाबार तट पे उतरे, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये मालाबार तट है। इसके बाद जब आप तमिलनाडु में आओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, ठीक है। तमिलनाडु के तटीय भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के तट को किसके नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार तट के नाम से, उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा वाला जो तट है इसे उत्कल तट कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। और पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है इसे बैगा तट या बैगी तट कहते हैं, बैगी या फिर बैगा तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये मैंने क्यों बताया है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तटीय रीजन है। यहाँ पर भारत के बहुत बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं वो स्थित हैं। तो कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि मालाबार तट पर स्थित, ठीक है, मालाबार तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन में दे दिया, कोच्चि दे दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू दे दिया, मुंबई दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि मालाबार तट पे कौन सा जो बंदरगाह है वो स्थित है। इसी तरीके से विशाखापट्टनम किस तट पे स्थित है? तो इस विशाखापट्टनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। किस तट पे होगा? उत्तरी सरकार तट पे। तो यहाँ पे इसीलिए जो है इस टॉपिक को समझने की जरूरत है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, वो है समुद्री कानून, ठीक है, समुद्री कानून। यानी कि ये जो तट है इसके इस तरफ आपका यहाँ पे क्या है? अरब सागर है ना, इधर क्या है? अरब सी है। इधर आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या मिलेगा आपको? हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन मिलेगा, ठीक है, इंडियन ओशियन मिलेगा। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पर भारत को इस समुद्र में कितने क्षेत्र तक अधिकार है? भारत जो है इस पूरे अरब सागर पर इसका अधिकार है, पूरे हिंद सागर महासागर पे अधिकार है, पूरे बंगाल की खाड़ी पे अधिकार है? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये समुद्री कानून है जो कि ये बताता है कि किसी भी देश की जो भूखंड है उसके बाद जो उसकी तटीय सीमा लगती है उसकी जो क्षमता है, यानी कि उसका जो अधिकार क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र है वो कितना होगा? वो होता है 200 नॉटिकल मील, ठीक है। यानी कि इस तट से लेकर, ठीक है, इस तट से ये जो भाग है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ से लेकर इस मुख्य भूमि से आपका समुद्र की 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील जो है, नॉटिकल मील, ठीक है, 200 नॉटिकल मील। एक जो मील होती है, एक मील बराबर कितना होता है? एक
मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। और एक नॉटिकल मील कितना होता है? नॉटिकल मील अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 1.8 का इंटू कर दोगे तो आपको यहाँ पे किलोमीटर में आंसर निकल आएगा। तो भारत जो है ये पूरा का पूरा इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ से लेकर इस तरीके से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को ही अपना क्षेत्र बता सकता है, इसी पर रिसर्च कर सकता है, यहीं पर इनकी जो भी खनिज संसाधन है उनका दोहन कर सकता है। तो यहाँ तक सिर्फ इतने क्षेत्र तक यानी कि 200 नॉटिकल मील तक ही इसका अधिकार होता है समुद्र पे, और ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून निर्धारित करता है। तो ये है आपका, आज हमने ये पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे यहाँ पर, अब हमारा क्या बच रहा है? एक तो हमारे बच रहे हैं, अच्छा बात करें इंडिया की तो इंडिया के टोटल स्टेट कितने हैं, राज्य कितने हैं अभी वर्तमान में? आपके 28 स्टेट है। ठीक है, सबसे नया स्टेट कौन सा बना है, न्यू स्टेट कौन सा गठित हुआ है? तो ये 2014 में तेलंगाना बना था, तेलंगाना बना है। इसके बाद आपकी यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरी की, यूनियन टेरिटरी की बात करें यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो ये कितने हैं वर्तमान में? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। कब बने हैं? तो ये दोनों बने हैं आपके 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। एक तो लद्दाख है और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया है। एक तो है दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव देखोगे ये दोनों गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? गुजरात में। दादर नागर हवेली जो है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये दोनों क्षेत्र जो हैं, दादर नागर हवेली ये अलग यूनियन टेरिटरी था, दमन दीव अलग यूनियन टेरिटरी था, लेकिन अभी इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इनको मर्ज किया गया है आपका 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को। तो यहाँ पे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दादर नागर हवेली ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे कुल कितने हो गए? 3 यूनियन टेरिटरी हो गए। इसके अलावा कौन सा बचता है? तो एक क्रम में सारे के सारे 8 यूनियन टेरिटरी। तो पहला है लद्दाख, ठीक है, दूसरा चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। इसके बाद चौथा आएगा आपका दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है, हवेली हो जाएगा। पांचवा आ जाएगा आपका पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी हो जाएगा। इसके बाद 6 है आपका पुदुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। इसके अलावा 7वां है आपका लक्षद्वीप और 8वां है आपका अंडमान एंड निकोबार, तो ये 8 आपके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्या है? आपके केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपका होमवर्क क्या है? आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको ये सभी केंद्र शासित प्रदेश को मैप में देखना है, फिगर आउट करना है, और साथ ही के साथ इनकी जो कैपिटल है वो भी यहाँ पर देखनी है। आपको बता दूं पुदुचेरी जो है ये 3 राज्यों में है, ठीक है, 3 राज्यों में है। एक तो है केरला में, ठीक है, इसका क्षेत्र केरला में भी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में है, और इसके अलावा तमिलनाडु में है। केरला में जो क्षेत्र है इसे माही कहते हैं, पुदुचेरी का ही जिला है। आंध्र प्रदेश में यनम मिलेगा, और तमिलनाडु में 2 क्षेत्र है। एक तो है कराईकल है और दूसरा है आपका पुदुचेरी। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पुदुचेरी का जो क्षेत्र है, ठीक है,
माहे ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरला में। कोच्चि कराईकल या पुदुचेरी कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और यनम कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये आपका एक सेक्शन जो है, जो कि मुख्य भूमि से रिलेटेड हमने सारी चीजें देख ली है। अब जो यहाँ पर आप देखोगे, कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आइलैंड्स के बारे में, यानी कि आपके एक तो लक्षद्वीप के बारे में कल हम देखेंगे, है ना, और आपका अंडमान और निकोबार के बारे में कल पढ़ेंगे। और साथ ही के साथ कल ये छोटा सा टॉपिक है, ये कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज देखेंगे, जिससे कि आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, जितना भी अभी तक आपने 2 क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो होमवर्क आप समझ गए। आपको क्या करना है, सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज को मैप में लोकेट करना है और उनकी कैपिटल मेंशन करके, अगर कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट करके सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज के साथ उनकी कैपिटल भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।